स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, विज्ञान विषय में हमारा तीसरा लेसन चल रहा है आनुवंशिकी, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आनुवंशिकी की परिभाषा के बारे में पढ़ा था और मेंडल के जीवन इतिहास का अध्ययन किया था। आज हम जो है मेंडल की सफलता के क्या कारण थे और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, इन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो हम आज सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेंडल की सफलता के कारण। क्या? मेंडल की सफलता के कारण। तो मेंडल की सफलता के जो है तीन मुख्य कारण थे। कितने थे? तीन। तो सबसे पहला कारण क्या है? मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। क्या किया मेंडल ने? एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। अब इसको समझिए कैसे। तो मेंडल ने, आपको पता है, अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे का चयन किया था? उद्यान मटर का। उस मटर के पौधे में से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया। कितने? 7 जोड़ी। अब उसने जब अपने प्रयोग किए तो उसने एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। जैसे उसने एक बार में लक्षण ले लिया किसका? पौधे की ऊंचाई का। दूसरी बार में उसने ले लिया लक्षण किसका? उसके रंग का। तो ये सबसे मुख्य कारण था क्या मेंडल की सफलता का, कि एक समय में एक ही बार की लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण क्या है? देखिए, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों मतलब डाटा का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। क्या किया मेंडल ने? अपने जितने भी प्रयोग किए थे उन सब का जो डाटा है, आंकड़े, उनका एक रिकॉर्ड रखा। क्योंकि आप जानते हो, अगर कोई भी वैज्ञानिक जो प्रयोग करता है, अगर वो अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों का अगर डाटा नहीं रखेगा, रिकॉर्ड नहीं रखेगा, तो उसके समय तक तो वो उसको पता रहेंगे, लेकिन उसके बाद के वैज्ञानिकों को पता नहीं रहता। इसलिए वैज्ञानिक क्या करते हैं? अपने प्रयोगों का एक डाटा बना के रखते हैं ताकि उसके बाद के आने वाले वैज्ञानिक भी उसको देख सके। तो मेंडल ने क्या किया? अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों पर जो आंकड़े थे, डाटा था, उनका सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। यह इसकी सफलता का दूसरा कारण था। तीसरा कारण क्या था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया। क्या किया मेंडल ने? अपने प्रयोग के लिए जो पादप का चुनाव किया था मटर का, वो भी कैसे किया? सावधानी पूर्वक किया। क्योंकि मेंडल भाग्यशाली था कि उसने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। अगर वो मटर की जगह कोई और पौधा अपने प्रयोग के लिए लेता तो शायद उसको सफलता नहीं मिलती। तो ये तीन मुख्य कारण थे किसके? मेंडल की सफलता के। पहला कारण क्या था? मेंडल ने एक बार में एक ही जो है लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा, उसने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। और तीसरा, उसने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया था। तो ये आपको याद रखने हैं क्या मेंडल की सफलता के कारण एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव क्यों किया? क्या कारण था? क्या खासियत थी मटर के पौधे में कि इसने मटर के पौधे को ही लिया? तो कोई तो वजह होगी खास, इस वजह से उसने मटर के पौधे का चयन किया। तो अब हम इनको समझते हैं कौन से कारण थे। तो देखो, पहला कारण क्या था? एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। मटर का जो पौधा होता है, इसका जीवन काल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। इसलिए कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। इसलिए इसने क्या किया? मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा कारण देखते हैं। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण की क्रिया सरलता से की जा सकती थी। अब आप समझेंगे द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। तो ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर यानी नर जननांग और मादा जननांग दोनों अगर एक ही पुष्प के अंदर मौजूद हो, तो ऐसे पुष्प को क्या
कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प जो होता है दोनों जन्मांग एक में ही होते हैं, तो उसमें स्वपरागण की क्रिया को सरलता से कराया जा सकता है। इसके बाद तीसरा कारण देखिए, विपुंसन विधि द्वारा। कौन सी विधि? विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता था। विपुंसन विधि का मतलब है परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही काटकर हटा देना, क्या कहलाता है? विपुंसन विधि। तो इस विधि के द्वारा इसमें परपरागण की क्रिया को आसानी से कराया जा सकता है। अब आप यहाँ दो शब्द आए, ध्यान देना, स्वपरागण और परपरागण। तो आप पिछली क्लासों में इनके बारे में पढ़ चुके हैं और मैं आपको इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ 8वीं क्लास में। स्वपरागण क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। और परपरागण का मतलब होता है एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के स्त्री केसर या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसको क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। तो विपुंसन की विधि द्वारा इसमें जो है कृत्रिम परागण है आसानी से किया जा सकता था। चौथा कारण, मटर के पौधे के चयन का। मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े। विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट। जैसे एक पौधा लंबा तो दूसरा पौधा कैसा होगा? कोना, है ना? तो समझ गए, विपर्यासी लक्षणों के क्या पाए जाते हैं? जोड़े। और इसमें कितने लक्षण चुनाव किया था मटर के पौधे में? 7 जोड़ी लक्षण, जिनका अध्ययन हम अभी करेंगे। अब हम मटर के पौधे में से मेंडल द्वारा चुने गए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में समझ लेते हैं कि उसने अपने प्रयोग के लिए कौन कौन से लक्षणों का जो है मटर के पौधे में से चुनाव किया था। तो देखिए, पहला लक्षण उसने लिया पादप की ऊंचाई का। इसका पादप यानी पौधे की ऊंचाई का। लंबा जो पौधा होता है ये प्रभावी लक्षण वाला होता है किस पर? बौने पौधे पर। तो लंबेपन का जो लक्षण है वो कैसा होगा? प्रभावी। और बौना जो है वो कैसा लक्षण हो गया? अप्रभावी। आप इन्हें अच्छे से समझ लें क्योंकि आगे चल के हम जब प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र प्रमाण के नियम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना है कि प्रभावी लक्षण कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। फिर उन्होंने दूसरा लक्षण लिया था पुष्प की स्थिति, यानी कि कक्षीय जो है पुष्प वो प्रभावी होता है किस पर? अग्रस्थ पर। अब कक्षीय और अग्रस्थ को हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये कोई पौधा है, अब इसमें एक तो पुष्प लगता है कहां पर? पत्ती के नीचे। और दूसरा जो पौधा है इसमें ये पुष्प लगता है कहां पर? शीर्ष पर। जब पुष्प पत्ती के नीचे लगता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? कक्षीय। और शीर्ष पे लगता है तो इसको हम बोलते हैं अग्रस्थ या शीर्षस्थ। तो कौन किस पे प्रभावी होता है? कक्षीय। किस पे प्रभावी होता है? अग्रस्थ पर प्रभावी होता है। ठीक है। तीसरा लक्षण उन्होंने लिया पुष्प का रंग, यानी पुष्प का रंग कौन सा किस पे प्रभावी होता है? तो बैंगनी रंग जो होता है वो प्रभावी होता है किसके ऊपर? सफेद रंग के पुष्प के ऊपर। तो बैंगनी रंग जो है कैसा हो गया? प्रभावी लक्षण। और सफेद कैसा हो गया? अप्रभावी लक्षण। ठीक है। इसके बाद चौथा लक्षण उन्होंने लिया अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली का मतलब है कच्ची फली। कैसी फली? कच्ची फली का रंग। तो हरा रंग जो होता है फली का वो तो हो गया कौन सा लक्षण? प्रभावी लक्षण। और पीला रंग जो है वो कैसा लक्षण हो गया? अप्रभावी लक्षण। पांचवा लक्षण उन्होंने लिया परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व मतलब पकी हुई फली की आकृति कैसी होती है? तो
फूली हुई जो फली है वो प्रभावी होती है इस पर संकीर्णित। संकीर्णित मतलब पिचकी हुई फली के ऊपर ये प्रभावी होती है। तो फूली हुई जो है फली वो कैसा लक्षण हो गया? प्रभावी लक्षण। और संकीर्णित या पिचकी हुई फली कैसा हो गया? अप्रभावी लक्षण हो गया। छठा लक्षण उन्होंने लिया बीज का रंग। किसका रंग? बीज का। तो पीला जो रंग है बीज का वो होता है प्रभावी। कैसा होता है? प्रभावी। और हरा रंग जो होता है वो होता है अप्रभावी। इसके बाद लास्ट में जो लक्षण लिया होता बीज की आकृति। तो गोलाकार जो बीज है वो प्रभावी होता है किस पर? झुर्रीदार पर। झुर्रीदार मतलब बीज में जो सिलवटें पड़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? झुर्री बोलते हैं। तो गोलाकार कैसा लक्षण हो गया? प्रभावी। और झुर्रीदार कैसा लक्षण हो गया? अप्रभावी। तो इस प्रकार मेंडल ने मटर के पौधे में से ये 7 जोड़ी विक्रियाशील लक्षण चुने। और अभी हमने कुछ देर पहले मेंडल की सफलता के जो कारण पढ़े थे उसमें पहला कारण हमने पढ़ा था कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो 7 जोड़ी लक्षण है उनका उन्होंने एक बार में अध्ययन नहीं किया। एक बार में उन्होंने केवल एक ही लक्षण लिया। जैसे कि पहले प्रयोग में किसका ले लिया? पादप की ऊंचाई का ले लिया। दूसरे प्रयोग में ले लिया उसकी स्थिति। तो ये मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण था। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहीं हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।